अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दुनियादारी देख रहे हैं। हमारा पड़ोसी चीन एक नया कानून लाया है। इसके मार्फत चीन ने खुद को यह हक दिया है कि वो चाहे तो अपने पड़ोसियों को उनके अपने ही इलाके में घुसने से रोक दे। अब कोई भी संप्रभु देश चीन के कहने पर अपना इलाका नहीं छोड़ेगा। ऐसे में चीन ने खुद को पड़ोसियों पर हिंसा करने, उनकी संपत्ति में आग लगाने और उन पर गोली चलाने का भी अधिकार दे दिया। ये क्या है पूरा मामला, इसका असर क्या होगा, आज दुनियादारी में विस्तार से समझेंगे। शुरुआत करते हैं 2013 के एक घटनाक्रम से। इस बरस चीन ने 2 सुधार योजनाएं पास की। पहली स्टेट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और दूसरी फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। इन दोनों योजनाओं के द्वारा चीन ने अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के ढांचे में बड़ा बदलाव किया। पहले वहां समंदर की रक्षा के लिए अलग अलग नागरिक सुरक्षा एजेंसियां थीं। मेन 3 थी: चाइना मरीन सर्विलांस, चाइना फिशरीज लॉ इन्फोर्समेंट और मैरीटाइम एंटी स्मगलिंग यूनिट। इन सारी एजेंसियों को पहले से मौजूद सीसीजी यानी चाइना कोस्ट गार्ड में मिला दिया गया है। अब ये कोस्ट गार्ड क्या होता है? हिंदी में नाम होता है तटरक्षा। इसका काम है समंदर में पुलिसिंग करना। आपको याद होगा दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था सी हॉक्स, उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड की कहानी थी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको चाइना कोस्ट गार्ड की इस रीस्ट्रक्चरिंग का मकसद समझा देते हैं। देखिए, चीन की पश्चिमी दिशा पूरी तरह से समंदर के किनारे है। इस समुद्री हिस्से के 3 मुख्य भाग हैं: साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और येलो सी। ये सभी हिस्से उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। इन 3 में से 2 के तो नाम में ही चीन जुड़ा है, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं कि ये समंदर अकेले चीन की जागीर है। जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई, इन सभी देशों की यहां पर हिस्सेदारी है। पर दिक्कत यह है कि चीन करीब करीब ये समूचा इलाका हड़पना चाहता है, अपने पड़ोसियों के संप्रभु हिस्सों को भी अपना बताते हुए। जब आप किसी और की चीज हड़पेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा। और इसी झगड़े को जोर जबरदस्ती से जीतने की मंशा से चीन ने समुद्री इलाके की सुरक्षा बढ़ाने की सोची और इसके तहत कोस्ट गार्ड को ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत समझी गई। और इसी का नतीजा था 2013 में हुई रीस्ट्रक्चरिंग, ताकि कई छोटी छोटी एजेंसियां अलग अलग काम करने की जगह एकजुट होकर फंक्शन करें। लेकिन एक बड़ी कमी अभी भी छूट गई थी। क्या थी ये कमी? आमतौर पर कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन चीन ने 2013 में से पब्लिक सुरक्षा मंत्रालय से मिनिस्ट्री ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज में ट्रांसफर कर दिया। यानी अब भी कोस्ट गार्ड रक्षा विभाग में नहीं था और इसी वजह से मिलिट्री को कोस्ट गार्ड के साथ कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती थी। इस दिक्कत का हल निकाला गया 2018 में। इस बरस फिर एक बड़ा बदलाव हुआ। कोस्ट गार्ड का कमांड अब पीएपी यानी पीपल्स आर्म्ड पुलिस नाम के विभाग को दिया गया। ये पीएपी क्या है? एक किस्म की पैरामिलिट्री फोर्स। ये वही फोर्स है जिसने जून 1989 में थियानमेन स्क्वायर नरसंहार को अंजाम दिया था। पीएपी चीन की 3 सबसे मुख्य आर्म्ड फोर्सेज में से एक है। ये सीधे चीन की सुप्रीम सैन्य बॉडी सीएमसी यानी कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को रिपोर्ट करता है। और सीएमसी का रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है? खुद चेयरमैन शी जिनपिंग। तो 2018 की हम बात कर रहे थे, जब आखिरी बड़ा फेरबदल हुआ। उसका नतीजा क्या निकला, ये जान लेते हैं। आज की तारीख में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड फोर्स है। उसके पास अपने किसी भी पड़ोसी से ज्यादा जहाज हैं। मसलन चीन के कोस्ट गार्ड के पास 500 से ज्यादा जहाज हैं। वहीं जापान के पास 373, ताइवान के पास 161, फिलीपींस के पास 86 और इंडोनेशिया के पास सिर्फ 41 जहाज हैं। इन सारे देशों के जहाज़ों का मैंने जिक्र क्यों किया? इनकी रक्षा की क्षमता का जिक्र क्यों किया? क्योंकि इनका चीन के साथ समुद्री विवाद है। और ऐसा नहीं कि चीन केवल संख्या में आगे है, उसके कोस्ट गार्ड शिप अपनी स्ट्रेंथ में भी औरों पर भारी हैं। आमतौर पर कोस्ट गार्ड के पास छोटे जहाज होते हैं, लेकिन चीन के कोस्ट गार्ड्स के पास वॉरशिप जैसे जहाज हैं, इतने बड़े कि इनके आगे पड़ोसी देशों के सबसे बड़े वॉरशिप भी बौने लगे। अब समझिए इस ताकत को बढ़ाने का असली खेल। चीन का कोस्ट गार्ड केवल चीन की समुद्री सीमा में पेट्रोलिंग नहीं करता, शक्ति प्रदर्शन करता है। सारांश में यूं समझिए कि यह कोस्ट गार्ड चीन की बुलिंग पॉलिसी का औजार है। इस आरोप का आधार क्या है, इसे समझने के लिए हमें चीन के कोस्ट गार्ड की 3 गतिविधियों को सुनना होगा। पहली घटना दिसंबर 2019 की है। इस महीने चीन की नेवी ने वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में एक सर्वे जहाज भेजा।
इस जहाज की रखवाली में चीन के कोस्ट गार्ड का भी एक बड़ा दस्ता साथ गया। चीन कोस्ट गार्ड के जहाज़ों ने समंदर का रास्ता इस कदर ब्लॉक किया कि वियतनाम के कोस्ट गार्ड अपने ही इलाके में नहीं घुस पाए। दूसरी घटना सुनिए, ये जनवरी 2020 की है। साल के पहले दिन चीन के कुछ मछली पकड़ने वाले जहाज इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस गए। गैर कानूनी तरीके से वहां मछलियां पकड़ी। इस पूरी गतिविधि में चीन की फिशिंग बोट्स की रखवाली कर रहा था चीन का कोस्ट गार्ड। तीसरी घटना नवंबर 2020 की है। इस महीने मलेशिया अपने इलाके में समंदर की तलछटी से तेल और कच्चा गैस निकाल रहा था। चीन का कोस्ट गार्ड अपने दस्ते के साथ वहां पहुंचा और मलेशियन टीम को धमकाकर काम बंद करवा दिया। ये तीन घटनाएं अपवाद नहीं है, ये चीन के कोस्ट गार्ड की कार्यविधियों को पूरे टाइम जो वो दादागिरी करता है उसको दर्शाने का कुछ उदाहरण भर है। मसलन अप्रैल 2020 जब चीन के कोस्ट गार्ड ने वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में घुसकर उसके मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को टक्कर मारी और डुबो दिया। वियतनाम ने इसका विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय फोरम में चीन की शिकायत की, लेकिन चीन का कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पहले 2016 में भी चीन के पड़ोसियों की शिकायत पर यूएन की कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें चीन को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था, लेकिन तब भी चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। आज इन सब बातों के जिक्र की वजह क्या है? इसलिए कि चीन ने एक बार फिर कोस्ट गार्ड से जुड़े अपने कानूनों में बदलाव किया है। नए कानून के तहत चीन ने अपने कोस्ट गार्ड को कई ताकतें दी हैं। इनमें विदेशी जहाज़ों को जलाना, ज़रूरत पड़ने पर दूसरे देश के जहाज़ों पर हथियार चलाने का अधिकार होना, ये सब शामिल है। एक पंक्ति में इस कानून का अर्थ समझिए। समुद्र में चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता, संप्रभु अधिकार और अधिकार क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से दखलंदाजी करने, इनका उल्लंघन करने वाले विदेशी संगठनों और व्यक्तियों पर हथियारों के इस्तेमाल समेत सभी ज़रूरी तरीके इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी चीन के कोस्ट गार्ड को। इस कानून में चीन के कोस्ट गार्ड को छूट दी गई है कि वो स्थिति के स्वभाव और ज़रूरत से अपनी समझ के हिसाब से फैसला ले। साथ ही साथ ये रेकमेंड भी किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने टारगेट के ऊपर आग छोड़े, वो भी जल की सतह के जितना ऊपर हो सके उतना, ताकि टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। चीन के कोस्ट गार्ड को गोली चलाने का हक भी मिल गया है। अब वो चीन की दावेदारी वाले इलाकों में होने वाले किसी भी विदेशी निर्माण कार्य को रुकवा सकता है और अगर निर्माण हो चुका है तो नष्ट कर सकता है। साथ ही कोस्ट गार्ड को ताकीद दी गई है कि वो चीन के दावे वाले समुद्री क्षेत्रों में अस्थायी एक्सक्लूसिव जोन बनाए और उसमें किसी भी विदेशी जहाज की आवाजाही न होने दे। आप पूछ सकते हैं इस कानून से दिक्कत क्या है? आप जानते हैं कि चीन दूसरे देशों के वैध इलाकों को भी अपना बताता है। वो दूसरे देशों की जायज़ और कानूनी दावेदारी को तवज्जो नहीं देता। चीन खुद विवादित इलाकों में दर्जनों कृत्रिम द्वीप बना चुका है, मिसाइलें तैनात कर चुका है। अब उसने इस इलाके में खुद को एब्सोल्यूट पावर भी दे दी। एक बड़ी दिक्कत कोस्ट गार्ड को बल प्रयोग करने के मनमाने अधिकार दिए जाने से भी है। नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों का मकसद होता है देश के समुद्री हितों की रक्षा करना, लेकिन इनके बुनियादी स्वभाव में फर्क है। नेवी युद्ध करती है, कोई और देश उसकी समुद्री सीमा में आक्रामकता दिखाए तो जवाब देती है, जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी लागू करती है। लेकिन कोस्ट गार्ड का काम क्या है? ये एक समंदर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसी है जिसके तीन मुख्य काम है: पुलिसिंग करना, सर्च करना, रेस्क्यू करना। इसमें गश्ती करना, तस्करों को पकड़ना, किसी डूबते को बचाना, सिविलियन और कारोबारियों की हिफाजत करना, ऐसी जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। युद्ध की स्थिति में विशेष निर्देश दिए जाने पर यह कॉम्बैट में भी शामिल हो सकता है, लेकिन ये उनकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। नेवी और कोस्ट गार्ड का ये फर्क आपको उनके जहाज के रंग में भी दिखेगा। नेवी के ज़्यादातर जहाज सलेटी रंग के होते हैं, जबकि कोस्ट गार्ड शिप का रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग धैर्य और शांति का प्रतीक। कोस्ट गार्ड से भी यही उम्मीद की जाती है। लेकिन चीन ने अपने कोस्ट गार्ड को किसी को भी गोली मारने का हक दिया, फिर चाहे सामने वाला हथियारबंद हो या निहत्था, वो भी उन समुद्री इलाकों में जिस पर चीन नाजायज दावा करता है। मतलब इलाके का असली मालिक अपने ही इलाके में नहीं घुस सकता, उसके मछुआरे अपने हिस्से में मछली नहीं पकड़ सकते। चीन के कोस्ट गार्ड उन्हें घुसपैठिया और अपराधी बताकर गोली मार सकते हैं, दूसरे देशों के इलाके में घुसकर निर्माण ढहा सकते हैं, उनके इलाके में इकोनॉमिक जोन बनाकर वहां से कच्चा तेल, गैस और मछलियां निकाल सकते हैं। ये कानून निरी बेहूदगी है, बदतमीजी है और दादागिरी है। और चीन की ढिठाई देखिए। 22 जनवरी को उसके विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें नए कोस्ट गार्ड लॉ के बारे में बोलते हुए ये कहा: हमारे नए कानून अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नियमों के मुताबिक हैं। हम आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने और क्षेत्रीय शांति बरकरार रखने में यकीन रखते हैं। क्या सुंदर बयान है, बिल्कुल शांति के दूत शर्मा जाए। ऐसा ही बयान 25 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी दिया। इस रोज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ताकतवर देशों को जोर आजमाइश
नहीं करनी चाहिए, अपने से कमजोर की बुलिंग नहीं करनी चाहिए। जिनपिंग बोले कि चीन तो हमेशा से ही वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने पर जोर देता रहा है। क्या मधुर बात है। चीन के ये बयान अलग लेवल की ढिठाई है, बेशर्मी। जो बोल रहे हैं उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। मसलन जिनपिंग के बयान के एक दिन बाद यानी 26 जनवरी की घटना सुनिए। इस रोज फिलीपींस के एएनसी न्यूज चैनल ने एक वीडियो प्रसारित किया। इस वीडियो को बनाया था लैरी ह्यूगो नाम के एक फिलिपिनो मछुआरे ने। लैरी अपनी नाव लेकर थिटू आइलैंड के पास मछली पकड़ने जा रहे थे। ये जगह साउथ चाइना सी के स्पार्टले आइलैंड के अंतर्गत आती है। ये फिलीपींस का भूभाग है। पीढ़ियों से उसके मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने आते रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी के दिन चीन के कोस्ट गार्ड ने मछुआरे लैरी ह्यूगो की नाव को खदेड़ दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक न्यूज में ऐसी ही एक और घटना मिली। पिछले हफ्ते फिलीपींस की वायुसेना अपने पश्चिमी हिस्से में स्थित पलावान आइलैंड के ऊपर विमान उड़ा रही थी। विमान उनके प्यूरेटो प्रिंसेसा शहर के ऊपर था। इसी वक्त चीन के कोस्ट गार्ड ने रेडियो पर चेतावनी भेजी। कहा कि आप चीन की वायु सीमा में घुस आए हैं, बेहतर है फौरन वहां से निकल जाए। अब सोचिए, प्यूरेटो प्रिंसेसा मान्य तौर पर फिलीपींस का शहर है। इसके वायु क्षेत्र को चीन का कोस्ट गार्ड अपना बता रहा है। चीन की ये बददिमागियां दुनिया के सामने है, पर सवाल यह है कि चीन को रोकेगा कौन। चीन किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधि या संस्था को नहीं मानता। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में क्षेत्रीय या समुद्री विवाद सुलझाने के लिए ताकत का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। चीन का नया कानून स्पष्ट तौर पर इस चार्टर का उल्लंघन करता है। उसकी इस मनमानी का क्या असर होगा? एक्सपर्ट कहते हैं कि ये कानून टाइम बम है। इसके चलते पहले से तनावग्रस्त साउथ और ईस्ट चाइना सी में टेंशन बढ़ेगा, कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा और इसके चलते युद्ध की नौबत आ सकती है। फिलीपींस, ताइवान और जापान जैसे और जो इस तरह के और देश हैं, उनके साथ अमेरिका की रक्षा संधि है। इसके तहत अगर इनमें से किसी भी देश पर हमला होता है तो अमेरिका उन्हें सैन्य मदद देगा। ये स्थिति विस्फोटक है। चीन के इस कानून पर दुनिया में सुगबुगाहट भी हो रही है। उसके पड़ोसी देश इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। खबर है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस मसले पर जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को फोन किया। बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया, अमेरिका हर हाल में जापान का साथ देगा, उसके साथ सैन्य समझौते के करार और मजबूत करेगा। ये वादा रिमाइंडर है एक तरह का कि साउथ और ईस्ट चाइना सी में कोई भी लड़ाई हुई तो अमेरिका की एंट्री निश्चित है। फिर जो स्थिति बनेगी वो केवल अमेरिका बनाम चीन की नहीं होगी, उसमें दूसरे देश भी शामिल होंगे। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। वहां सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी अहमद ओमर सईद शेख को रिहा करने का आदेश दिया है। ओमर पत्रकार डेनियल पर्क हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसे 2002 में मौत की सजा मिली थी। अप्रैल 2019 में सिंध हाईकोर्ट ने यह सजा बदल दी। फांसी की जगह 7 साल जेल की सजा सुनाई। चूंकि उमर पहले ही 18 साल जेल की काट चुका था, इसलिए अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दिया था। पर्ल के परिवार और सिंध सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपीलों को खारिज कर दिया। खबर है कि 29 जनवरी को उमर रिहा हो जाएगा। दूसरी सुर्खी यूरोपियन यूनियन से है। कोरोना वैक्सीन को लेकर उसकी ब्रिटेन से ठन गई है। ये विवाद ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर है। ये एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है। इसका कहना है कि ब्रिटेन ने ईयू से 3 महीने पहले उसे वैक्सीन का ऑर्डर दिया। इसी के चलते वो पहले ब्रिटेन को वैक्सीन देगा। ईयू ने पहले आओ पहले पाओ का ये तर्क खारिज कर दिया। उसका कहना है कि वैक्सीन उसके इलाके में बन रही है, ऐसे में उस पर ईयू से पहले ब्रिटेन का अधिकार नहीं हो सकता। ईयू के हेल्थ कमिश्नर ने कहा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात कसाई की दुकान में चलती है, वैक्सीन की खरीद में नहीं। तीसरी सुर्खी चीन से है। WHO की एक टीम कोरोना की शुरुआत की जांच के लिए चीन गई है। बड़ी आनाकानी के बाद चीन ने आने की परमिशन दी थी। उन्हें पहुंचते ही 14 दिन के क्वारंटीन में डाला। अब इस टीम का क्वारंटीन पीरियड खत्म हो गया। 28 जनवरी को इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें WHO की टीम एक बस में बैठकर होटल से निकलती दिखाई दी। ये टीम अपना काम कर सकेगी या नहीं, इस पर संशय है। खबर है कि चीन पहले से उनके काम में टांग अड़ा रहा है। उनके आने जाने और लोगों से बात करने पर कई पाबंदियां भी लगी हैं। और फिर चीन कहता है कि इसको वुहान वायरस या चाइना वायरस न कहा जाए। चीन की इन कथित दरख्वास्तों पर कोई क्यों ही ध्यान दे। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़ कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म।
तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।